नमस्कार दोस्तों, मैं रोबिन शर्मा। आप है मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हाल में आपने देखा होगा। ट्रम्प का 1 साल लगभग हो गया है। उनका मतलब वो एक बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। दूसरा उनका कार्यकाल है। तो दूसरे कार्यकाल का उनका 1 साल हो गया है। तो 1 साल पे उन्होंने क्या क्या किया है उसके बारे में हम बताएंगे। क्योंकि अगर देख सकते हैं कि जो ट्रम्प की जो सड़क चल रही है इस टाइम पे, वो ये चाहते हैं कि दुनिया मतलब मेरे कदमों पर रहे। हम जो जिस तरीके से चाहें उस तरीके से चला सकते हैं। उस तरीके से वो कंट्री चलना चाहिए। ठीक है, हमें जो जो राष्ट्राध्यक्ष पसंद पसंद नहीं है उसको हमें बदलना है। ठीक है, मेरे हिसाब से चलना है, मेरे हिसाब से काम करना है। हमें जो जगह चाहिए हमें वो जगह मिलनी चाहिए। कोई भी देश हस्तक्षेप ना करे। ठीक है। ट्रम्प ने एक चीज़ को और किया है। ट्रम्प ने टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। ठीक है। तो इस तरीके के आपको हम बताएंगे कि ट्रंप ने 1 साल में पहले कार्यकाल में तो कुछ नहीं ऐसा किया। जो दूसरे कार्यकाल में जब इनका आया है तब इन्होंने दुनिया में क्या क्या इन्होंने किए हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली चीज आप देखिए, इन्होंने क्या किया है कि जो ग्लोबल लीडर्स हैं, ठीक है, ग्लोबल लीडर से ट्रम्प की बदतमीजी। अब कैसी बदतमीजी इन्होंने ट्रम्प ने की है? ट्रम्प ने मीडिया के सामने खुलेआम जेलेंस्की को धमकाया। आप यहाँ देख सकते हैं। ये फरवरी 2025 में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका पहुंचे। वहाँ ट्रंप और जेडी वैंस से उनकी तीखी बहस हुई, जिसके बाद जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। समझ रहे हो? जेलेंस्की को खूब धमकाया गया, बेशर्म किया गया। इन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप ने। ठीक है। इसी तर्ज पे आप देखिए रामपोसा। ये रामपोसा जो है, इन्होंने क्या किया जाके मई 2025 में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं रामपोसा। ठीक है। इनके साथ में व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने नोकझोंक हुई। ट्रंप ने कुछ फोटो दिखाई और आरोप लगाए। साउथ अफ्रीका के जो मतलब राष्ट्रपति हैं, ठीक है, किसानों का नरसंहार किया है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो साउथ अफ्रीका में यहाँ पे क्या हुआ, रंग भेद होता है, यानी कि काले और गोरे की लड़ाई होती है। तो इन्होंने कहा कि जो गोरे लोग हैं, ठीक है, काले लोग इन पे प्रताड़ना कर रहे हैं, मतलब काले लोग इन्हें परेशान कर रहे हैं गोरे लोगों को। ठीक है, उनकी ज़मीनें वगैरह हथिया लेते हैं। इस तरीके की उन्होंने मीडिया के सामने ऑन उनको दिखा दिया। इसके बाद में रामपोसा ने इसको डिनाई किया। लेकिन मतलब मीडिया के सामने इस तरीके की बातचीत किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष को शोभा नहीं देती है। क्योंकि आप एक राष्ट्र अध्यक्ष को, दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष को नीचा दिखा रहे हो, वो भी मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने आप दिखा रहे हो। आप मतलब उस राष्ट्र की गरिमा को समझ ही नहीं रहे हो। समझ रहे हो बात को? ऐसे इन्होंने स्टारमर के साथ में किया है। ठीक है। स्टारमर फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में स्टारमर और ट्रम्प मिले। और ट्रम्प ने उन्हें चैलेंज करते हुए कहा, क्या आप अकेले रूस का मुकाबला कर पाएंगे? ठीक। अब आप ये देखिए, ये कीर स्टारमर जो है ये कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष हैं। अब आप समझिए, कनाडा को साफ साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया है कि आप रूस का मुकाबला कर पाएंगे अकेले? समझ रहे? इस तरीके की मीडिया के सामने ये सवाल सुनकर स्टारमर चुप हो गए और चौंक गए। हाल ही में ट्रम्प ने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन और भारतीय पीएम मोदी की नकल की है। इससे पहले ट्रम्प कनाडिया पीएम जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर ट्रूडो कह चुके हैं। अब आप देखिए, जो जस्टिन ट्रूडो है, ठीक है, उनको तो ये मतलब पहले तो इनको ये कह चुके हैं कि ये तो मेरा 51वां राज रहा है, तो मेरे गवर्नर गवर्नर बन जाओ जाके। इस तरीके की इन्होंने वार्तालाप इनसे की है। ठीक है। अगर देखी जाए तो ट्रम्प मतलब बहुत ही हद तक मतलब गिर चुके हैं एक तरीका से देखा जाए। डिपोर्टेशन टैरिफ और अलायंस ब्रेक। ठीक है, 20 जनवरी 2025 को शपथ लेते ही ट्रम्प ने सामूहिक डिपोर्टेशन, मतलब इन्होंने जैसी 20 जनवरी 2025, यानी कि आप 2026 में 20 जनवरी को आप ये सेशन सुन रहे हैं, 1 साल कार्यकाल इनका हो गया है। इन्होंने क्या किया जाके, जो प्रवासी थे, जो मतलब इस देश से और अमेरिका में जो काम करने जाते थे, उन लोगों को, जो प्रवासियों को, उन्होंने क्या किया जाके कि जो मतलब बिना वीजा के या वहाँ पे रह रहे थे, उन लोगों को क्या है, हथकड़ी पहना के, मतलब एक तरीके कैदी की तरह व्यवहार करके उनको, ठीक है, C-17 ग्लोब मास्टर के से जो मिलिट्री जो प्लेन है उनसे भर के दूसरे देश में छोड़ा गया, मतलब हथकड़ी पहना के। इस तरीके की इन्होंने ये हरकत की आगे। ये अब 2 अप्रैल 2025 को ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ये हथियार इन्होंने इस्तेमाल किया। जिस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत को क्या हुआ। भारत को जुलाई में भारत को 25% एक्स्ट्रा टैरिफ देना पड़ा।
किस वजह से? वजह क्या थी? रूस से आप तेल परचेज ना करो, इस वजह से, क्योंकि इनके पास भी तेल है, तो ये चाहते हैं कि आप रूस से तेल बंद करके हमसे तेल लो। यूक्रेन इसका कोई कारण नहीं था कि आप यूक्रेन को मतलब आप मतलब हम रूस से आप तेल परचेस करते हो, इससे मतलब जो पेमेंट है वो रूस के पास पहुंचता है, डॉलर है, इंटरनेशनल डॉलर है जो वो रूस के पास पहुंचता है। तो रूस के पास जब पहुंचता है तो वही पैसा वो मतलब हथियार में यूज करता है, या हथियार को यूज कर यूक्रेन में इस्तेमाल करता है। ऐसा कोई कारण नहीं था। ये अब उलट हो गया जाके, समझ रहे हैं? इनका विजन ही दूसरा था। इनका विजन था कि जो तेल कंपनियों को फायदा होना चाहिए, और जो अमेरिका का तेल है वो बिकना चाहिए अल्टीमेटली। इसीलिए तो अभी जो वेनेजुएला के साथ में इन्होंने, जो उनके राष्ट्रपति हैं, उनको कैप्चर कर लिया है, और ये अपने अमेरिका में ले गए उनको। ठीक है, और कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो यहाँ का जो तेल है वो हम ही निकालेंगे। इस तरीके के इनके बयान है। तो इस तरीके 25% पर टैरिफ लग चुका है। तो ईरान से व्यापार करने वाले देशों पे भी इन्होंने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। और ईरान पे तो भाई रूस भी करता है, ये भारत भी करता है, और चाइना भी करता है, और भी कई कंट्री व्यापार करते हैं। ये भी टैरिफ इन्होंने ठोक दिया है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका का जो भी विरोध करेगा, समझ रहे हैं? ग्रीनलैंड पर इनकी क्या मंशा है? ग्रीनलैंड को हमें ये चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वहाँ पे रूस और चाइना के जहाज आते हैं, ये इनका क्लेम है। राष्ट्रपति ट्रम्प का ये कहना है कि रूस और चाइना के यहाँ पे जहाज आते हैं, इसलिए हमें सुरक्षा के कारण ये हमें जगह चाहिए। ठीक है, बस दरअसल ये कारण नहीं है, कारण दूसरा था। कारण ये है कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, जो रहने वाली जो जगह है, सबसे बेस्ट जगह है वो ग्रीनलैंड है, क्योंकि अभी 80% उसमें बर्फ है, उस एरिया में। समझ रहे? तो आने वाले टाइम में जब बर्फ पिघलेगी, धीरे धीरे पिघल भी रही है, और दूसरी बात, वहाँ पे जो रास्ता है, तो मतलब जो कहते हैं ना, ट्रेड रास्ता है, जो मतलब जहाज आने जाने का रास्ता है, पहले तो मतलब ऐसा नहीं था, लेकिन अब वहाँ पे रास्ता बन गया है। तो आने वाले टाइम में वो रास्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह कंसिडर की जाती है। तो इन्होंने क्या किया, जाके ग्रीनलैंड पर जो भी उनका विरोध करेगा उस पर 10% टैरिफ ठोक दिया है। अब आप समझिए यहाँ पे। ठीक है, दिसंबर 2025 में ट्रम्प ने कहा है कि टैरिफ मेरा फेवरेट इंग्लिश वर्ड है, इसकी मदद से मैंने 10 महीने में दुनिया भर के 8 युद्धों को रोका है। इस तरीके की इन्होंने बात की है। ठीक है, अब इन्होंने कैसा किया, इन्होंने रोका है, क्या किया है, आगे आपको बताते हैं। इसके अलावा इन्होंने 7 जनवरी को, अभी हाल की घटना है, 7 जनवरी 2026 की घटना है, इन्होंने क्या किया, ट्रंप ने अमेरिका जो 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो हिस्सा, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन थी, 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनसे ये बाहर हो गए जाके। ठीक, और इन्होंने जो यूएन की, जो यूएन 31 यूएन की जो संस्था थी, उनसे ये बाहर निकल गई। ठीक, 35 जो नॉन यूएन की संस्था थी, उनसे ये बाहर निकल गई। समझ रहे? 66 में 31 यूएन की और 35 नॉन यूएन की संस्था थी, उन दोनों से बाहर निकल गए। इसमें से एक भारत का भी एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी था। ठीक है, वो इससे भी ये ट्रम्प बाहर निकल गए। अब क्या कह के निकल गए है, इसकी हम बात आपको करते हैं। ये कहते हैं कि व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक ये संगठन अमेरिकी स्ट्रेंथ टेस्ट टेस्ट के खिलाफ है और पैसे की बर्बादी होती है। ये कहते हैं कि ये जो सारी जो छाछठ संस्था है, ये संस्था बेकार है। ठीक है, इसमें सिर्फ पैसा की बर्बादी होती है और कुछ नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इस तरीके का इनका स्टेटमेंट आता है अमेरिका की राष्ट्रपति का। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया जाए कि जो 7 देशों पर इन्होंने जो हमला किया है, हमला कैसे किया? मतलब दूसरे को दिखाने के लिए, मतलब ये नहीं किया कि हमने हमला किया है। ठीक है, आतंकी कहकर उन पे हमला किया गया। अब किस तरीके किया गया, आप ये देखिए। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप का दावा करते हैं कि उन्होंने एक साल में 8 युद्ध रुकवाए। हालांकि इस दौरान उन्होंने 7 देशों पर बमबारी भी की, जैसा कि आप देख सकते हैं। कौन से? वेनेजुएला के राष्ट्रपति, नाइजीरिया, सोमालिया, यमन, इराक, ईरान, सीरिया। अब इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। यमन में ऑपरेशन चलाता रफ राइडर। ठीक है, 1,000 से ज्यादा हूती ठिकानों पर अमेरिका ने मिसाइलों पर ड्रोन हमले किए। कई बड़े हूती नेता और सैकड़ों लड़ाके मारे गए। 6 मई को दोनों के बीच में समझौता हुआ। यमन में ये घटना हुई, जाके इन्होंने हमला किया। इराक में क्या हुआ, जाके अल अनवर एयर स्ट्राइक पर अल अनबार एयर स्ट्राइक की, जाके वहाँ पर 13 मार्च को अमेरिका ने इराक पर अल अनबार प्रांत में एक एयर स्ट्राइक की। इसमें इस्लामिक स्टेट के दूसरे नंबर के नेता अब्दुल अबू खादिजा और अन्य एक की मौत हुई थी। जाके इराक में इन्होंने हमला किया। ईरान में आपको पता ही है, ईरान में जब ऑपरेशन
मिडनाइट हैमर जो चला था वो किस लिए चला था? 22 जून को अमेरिका ने 125 सैन्य जहाजों से एयर स्ट्राइक की थी। 125 जहाजों से एयर स्ट्राइक की थी, उसमें B-2 बॉम्बर भी था। इसमें उन्होंने जो ईरान में जो 3 परमाणु जो संस्था है, मतलब जो जगह है, उन पे हमला किया गया था। कौन पे किया था? एक तो फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर 14 बंकर बस्टर बम गिराए गए थे। ये बंकर बस्टर बम वो होते हैं जो जमीन के नीचे 100 फुट नीचे जाके, मतलब गहराई में जाके और ब्लास्ट होते हैं। क्योंकि जो न्यूक्लियर जो प्लांट होते हैं वो क्या होता है, जमीन के बहुत नीचे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उस पर कोई भी अटैक ना कर सके, इसलिए बनाए जाते हैं। और बंकर बस्टर बम इसीलिए यूजफुल होते हैं कि जो वो जमीन के अंदर जाके और उसमें विस्फोट करते हैं। पहले जाते हैं नीचे और फिर इसका विस्फोट करते हैं ताकि जो नीचे की जो चीज़ें हैं वो ध्वस्त हो जाए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 3 परमाणु इनको क्लेम किया था कि ईरान जो है परमाणु हथियार बना रहा, इसलिए इन्होंने ईरान पे जाके अटैक किया जाके। आपको पता ही है इसके बाद में मतलब इजराइल और ईरान के बीच में पहले लड़ाई होती रही। ठीक, और इसके बाद में फिर जब बाद में जाके बंकर बस्टर बम के लिए जब इजराइल ने कहा जाके कि आप बंकर बस्टर बम या तो हमें दो या तो आप मतलब उस पर B-2 बम पे से गिराओ, बाद में जाके B-2 बम्बर से इसमें 3 जगह पे गिराया गया, फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर 14 बंकर बस्टर बम गिराए गए। ठीक है। सीरिया में क्या हुआ? सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई चलाया गया था, जिसमें 19 दिसंबर को ऑपरेशन ने अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के 70 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। 2010 से सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खात्मे के लिए अमेरिकी सेना तैनात है। अभी वहां पर 1000 से कम जवान बचे हुए हैं। ये हुआ सीरिया में घटना। इन्होंने, अब आप समझिए, एक साल में इन्होंने ये सब किया जाके। नाइजीरिया में आप देखिए, क्रिसमस के टाइम पे इन्होंने स्ट्राइक की। क्रिसमस के दिन नाइजीरिया के सैकड़ों और राज्यों में मौजूद आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की गई। ये ठिकाने ISIS से जुड़े लकुरावा आतंकी ग्रुप के बताए गए हैं। इन्होंने नाइजीरिया पे भी अटैक किया। वेनेजुएला को आपको पता ही है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति भी इन्होंने उठा लिए जाके, ये कह के कि वो मतलब ड्रग तस्करी करते हैं, ड्रग कार्टेल चलाते हैं। ठीक है, इस तरीके के इन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैप्चर करके अमेरिका में भेज दिया है। और कह रहे हैं कि अब इसका जो तेल का जो बताया, पहले तो ड्रग के बारे में बताया गया, बाद में निकला क्या कि तेल है, कि वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा तेल है। तो वो चाहते हैं कि तेल पे अब हमारा अधिकार होना चाहिए और हम ही इसको बेचें। समझ रहे हैं? सबसे बड़े भंडार पे अब अमेरिका वहाँ पे बैठ गया है, वेनेजुएला पे। ये इनके कारनामे हैं। ठीक है। अब ट्रम्प के निशाने पे कौन कौन से देश आ रहे हैं? ठीक है, तो निशाने पे आप ये देखिए, कनाडा, अमेरिका के जस्ट बगल में कनाडा है, ये भी एक निशाने पे है। ठीक, ग्रीनलैंड ये भी एक निशाने पे है, मैक्सिको ये भी निशाने पे है। ये तीनों जो है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। मतलब ये जो उत्तरी अमेरिका वाला जो हिस्सा है, ये चाहते हैं कि ये पूरा मेरे कंट्रोल में रहे। और इसके बाद दक्षिणी अमेरिका में जो कुछ देश है, जैसे पनामा हुआ, जाके यहाँ से क्या होता है, ये ट्रेड रूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। तो ये पनामा को भी अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। ठीक है, क्यूबा को भी धमका चुके, कोलंबिया को भी, और ईरान से इनकी टसल चल ही रही है, वहाँ की सत्ता बदलना चाहते हैं। ठीक है। अब ईरान के बारे में आपको बताते हैं। ईरान में परमाणु हथियारों पर जो खात्मा किया इनके, इसके बाद में इनका अगला जो टारगेट रहा है, ईरान में सत्ता विरोधी जो प्रदर्शन कर रहे लोगों को ट्रम्प सपोर्ट कर रहे हैं। वे लगातार कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और एक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है। ग्रीनलैंड को हमने जैसे कि आपको बता ही दिया है कि ग्रीनलैंड को इनका मकसद क्या है, चीन और रूस के जहाज आते हैं इसलिए इनको ग्रीनलैंड चाहिए। आने वाले टाइम में ये कहेंगे कनाडा, ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच में कनाडा बन रहा है, तो आने जाने में दिक्कत होती है, कनाडा भी हमें दे दो। अब हाल में आपने देखा ही होगा, कनाडा इस टाइम पे चाइना की गोदी में जाके बैठ गया जाके। ठीक है। चाइना, मतलब पहले कनाडा और चाइना के बीच में मतलब टैरिफ वगैरह कुछ हुए थे, और उन्होंने, कनाडा ने सारे टैरिफ खत्म कर दिए हैं और उनकी जो ईवी जो व्हीकल वगैरह है वो अब चाइना की, वो अब कनाडा में बिकेंगी। तो अब मतलब टेस्ला और मतलब जो चाइना की जो BYD है, इन दोनों के बीच में अब देखना होगा कि मतलब मार्केट किस तरीके से चलेगा। ठीक है। तो ये इनके लिए एक दिक्कत रही है, अमेरिका के लिए, क्योंकि इन्होंने जैसा चला वो उनके लिए वैसा खतरा बन रहा है। धीरे धीरे आने वाले टाइम में बहुत इसके परिणाम भी घातक मिलेंगे। ऐसा नहीं है। क्यूबा में इन्होंने कहा है कि ट्रम्प ने कहा है कि क्यूबा पतन के कगार पर है और वे शायद ही टिक जा पाए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि क्यूबा बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैक्सिको को भी इन्होंने ड्रग कार्टेज के कहकर इन्होंने संबोधित किया, और ये भी मतलब इन्होंने बता दिया कि
कि सब ये ड्रग तस्करी का वाला काम करते हैं। और कोलंबिया के राष्ट्रपति को भी इन्होंने बीमार कह दिया है, बीमार आदमी बताते हुए कहा उन्होंने कोकीन बनाना और उसे अमेरिका को बेचना पसंद है, ऐसा वो उन्होंने कोलंबिया के राष्ट्रपति को कह दिया है। समझ रहे हैं। पनामा, जैसा कि हमने बताया था, पनामा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है, इन्होंने क्या कहा पनामा को, 22 दिसंबर 2024 को ट्रम्प ने कहा है कि पनामा अमेरिकी जहाज़ों से बहुत टैक्स ले रहा है, जो गलत है। पनामा नहर अमेरिका को वापस कर दिया जाए। मार्च 2025 में 2025 में फिर से ट्रम्प ने ऐसी बात कही है। अब ये क्यों? पनामा पहले कुछ समय तक अमेरिका के प्रभाव में रहा, खासकर नहर के कारण, लेकिन आज यह स्वतंत्र देश है। समझ रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि पनामा भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि यहाँ से जो जहाज है वो बड़ी मतलब इस जगह से, इस रूट से जहाज निकलते हैं, जो उनका समय और फ्यूल दोनों की बचत होती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट जगह है, इसीलिए वहाँ पर टैक्स लगाया है। कनाडा को, जैसा कि हमने आपको बता ही दिया, जब जब ट्रूडो की सरकार थी तब तो इनको इनको सामने बैठा के कहा कि क्या हम राज बना देंगे और तुम मेरे गवर्नर बन जाओ। सीधे सीधे उन्होंने कहा, ट्रोल किया जाके। अब क्या हो रहा है कि जो 500% टैरिफ का ये क्या कहानी है, ठीक है। ये 7 जनवरी को अमेरिका ने के जो सीनेटर है, जैसे भारत में सांसद होते हैं, ऐसे अमेरिका में सीनेटर होते हैं। इनका नाम है लिंडसे ग्राम। इन्होंने अमेरिकी संसद कांग्रेस में एक बिल पेश किया है। इसके तहत रूस से कारोबार करने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगेगा। समझ रहे हैं। भारत अभी भी मतलब ऑयल परचेस कर रहा है, चाइना भी कर रहा है। तो इन्होंने कहा और इस पर ट्रंप ने भी मंजूरी दे दी है, इस बिल पर। ठीक है। दरअसल व्हाइट हाउस पर इस बिल से भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों पर दबाव बनाने का मौका तलाश रहा है, ताकि वे रूस से सस्ता तेल ना खरीद पाए। यानी कि ब्रिक्स जो कंट्री है उन पे दबाव बना रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है। समझ रहे हैं। तो अब आपको ये, आप देखिए, जो अमेरिका की जो नीति है, ये आज से नहीं चली आ रही है, बहुत पहले से चली आ रही है नीति। इनकी नीति क्या है? आधी दुनिया पर अमेरिकी कब्जे की जो उनकी सोच है, सोच कैसे हुई? 2 दिसंबर 1823 को अमेरिका के जो 5वें जो राष्ट्रपति बने थे, जेम्स मुनरो ने अमेरिकी संसद कांग्रेस में एक पॉलिसी पेश की। नाम था मुनरो डॉक्ट्राइन। ठीक, ये पॉलिसी थी। ठीक है। इसके तहत में इनका क्या, दुनिया के 2 हिस्सों में बटी हुई थी। पुरानी दुनिया यानी कि यूरोप, यानी कि पहले यूरोप बहुत शक्तिशाली बताया जा रहा था उस समय पे, जब ब्रिटेन और फ्रांस से और जर्मनी, इन लोगों का शासन हुआ करता था। लेकिन अब धीरे धीरे इनका सिमट गया ये यूरोप। अब यानी कि देखा जाए तो पूरे, इस टाइम पे देखा जाए तो पूरा खत्म ही हो गया, कुछ उसमें बचा नहीं है। तो उस समय की बात बताए तो पुरानी दुनिया जो यूरोप थी, और नई दुनिया यानी कि अमेरिका, दोनों के बीच में पॉलिटिकल सिस्टम अलग है। उन्हें एक दूसरे से अलग रहना चाहिए। यूरोपीय देश अमेरिकी महाद्वीप यानी उत्तरी अमेरिका और उत्तर और दक्षिण में दखल नहीं दे सकता। अगर ऐसा होता है, अमेरिका इसे दुश्मनी और अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मान सकता है। यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों के बीच में मतलब सेपरेट होना चाहिए। मतलब यूरोप अलग होना चाहिए, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका अलग होना चाहिए। इस पे आप दखलंदाजी नहीं कर सकते। ये मुनरो डॉक्ट्राइन में, यानी कि जो इनके जो जेम्स मुनरो थे, जो 5वें राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये मतलब पॉलिसी लाई थी। ठीक है। जब जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा गया था, इसके बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस डॉक्ट्राइन को, मुंडो डॉक्ट्राइन का जिक्र किया गया था। हमारी नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के चलते वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अमेरिकी जो प्रभुत्व है उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। इस तरीके की बात उन्होंने की है। ठीक है। तो ये इनकी जो, इस जो 5वें जो राष्ट्रपति है, उनका इन्होंने जिक्र करते हुए इस तरीके की बात की है। अब जो अमेरिका के जो विदेश मंत्री मार्को रूबियो, वो कहते हैं कि हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं और हम इसे अमेरिका के दुश्मनों, प्रतिद्वंदियों और विरोधियों के लिए ऑपरेशन का बेस नहीं बनने देंगे। ये दुनिया में अपना पूरा बेस बना के बैठे हैं। ये चाहते हैं कि हमारे जो एरिया में कोई भी ऐसा दुश्मन ना आ जाए या अपना बेस ना बना ले, इसलिए ये इस तरीके की बात कह रहे हैं। अब ये आप देखिए, दुनिया के 2 हिस्से हैं। एक तो आपको वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो आपका यूरोप वगैरह, ये सब एशिया वगैरह, ये सारी कंट्री, अफ्रीका वगैरह कंट्री आ जाती। बाकी जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, इसमें उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिणी अमेरिका, ये दोनों एरिया है। इस पर कंट्रोल अमेरिका पूरा रखना चाहता है। इस पर यहाँ पर किसी भी जैसे चीन और रूस वगैरह और भी जो लोग हैं, इन लोगों का यहाँ पे प्रभुत्व नहीं चाहता है।
इस तरीके की इन्होंने बात कही है। इनकी जो ट्रम्प की अगर नीति देखी जाए तो डिफरेंट है, यानी कि कह सकते हैं सोची समझी साजिश तरीके से कह सकते हैं कि सोची समझी इनकी रणनीति है कि हमें ये काम करना है, इस तरीके से करना है, यानी कि सभी को झुका के रहना रखना है कि ठीक है, और टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करना है, ठीक है, और वार करना है लेकिन उसका युद्ध को रूप नहीं देना है, ठीक है। जैसे वेनेजुएला पे जाके सीधे सीधे ट्रम्प जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ले लिया, वहां से कैप्चर कर लिया, लेकिन युद्ध का कोई भी वो मतलब नहीं है। रूस ने भी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मतलब वही है कि हाँ यूएन यूएन यूएन, कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। तो ये एक तरीका इसकी जो सनक है, अब देखते हैं एक साल में इतने इसने इस तरीके से किया है तो अगले साल में क्या क्या करता है, ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। जानकारी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इस चैनल पे आपको जो भी ट्रम्प के बारे में आपको जो भी ओपिनियन हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, ठीक है। धन्यवाद।